गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं सिविक्स में, और चैप्टर का जो नाम है वो है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। इससे जो पहला वाला चैप्टर हमने सिविक्स में पढ़ा था उसमें हमने पार्लियामेंट के बारे में हमने थोड़ी ऑलरेडी पहले से काफ़ी डिस्कशन किया था, लेकिन आज एक पूरा का पूरा चैप्टर ही पार्लियामेंट के ऊपर है। सो पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं और कोशिश करते हैं कि इस वाले चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में और हम जानते हैं। तो वैसे कि पार्लियामेंट तो मतलब आपको मालूम है व्हाट इज पार्लियामेंट, जिसे संसद कहते हैं, एंड दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली के अंदर उसका जो भवन है या जिसकी बिल्डिंग वो है वो पार्लियामेंट है। अब इसके अंदर कुछ क्या चीज़ें होती है, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं और इसके मेंबर्स कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं, उनके पास में कौन कौन सी चीज़ की पावर होती है, वो मेंबर्स इलेक्ट होकर पार्लियामेंट क्यों जाते हैं, वो काफ़ी सारी जो बातें हैं वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, और हम लोग पॉइंट वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहली चीज, जैसे कि चैप्टर का नाम एक तरह का क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, एक तरह से क्वेश्चन ही है कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए या पार्लियामेंट की हमें क्या जरूरत है। तो इसके लिए हम दो तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं और सेम वही एक दो पॉइंट्स में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे या कोशिश करेंगे कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो वही क्वेश्चन कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए। तो पार्लियामेंट हमें इसलिए चाहिए बिकॉज वी पार्टिसिपेट वी पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला पॉइंट, और एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डिसीजन को या किसी भी जो लॉ जो कानून बनता है उसका हम इनडायरेक्टली एक तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं या एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में डेली इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग जाएं डेली और जो पार्लियामेंट है जो कि दिल्ली में है वहां जाएं, वहां पर बैठे और वहां पर डेली हम लोग डिस्कशन करें कि आज कौन सा एक नया कानून होना चाहिए या कौन सा ऐसा एक पुराना कानून था जिसके अंदर हमें कुछ चेंजेस लेके आना है, या हम और क्या चीज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इज इट नॉट पॉसिबल फॉर अस, हम लोगों के लिए इज पॉसिबल नहीं कि डेली वहां जाना, फिर इस पार्लियामेंट में बैठना, फिर डिस्कशन करना, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ है वो इस तरह से बनी होती है सिस्टमेटिक कि हमारे पास में टाइम की बहुत कमी रहती है। हमें स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, हमें अपने शॉप्स में जाना होता है, हमें अपने डेली हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अगर सारा का सारा काम ये करेंगे तो हमारे लिए डिसीजंस कौन बनाएगा, या हमारे लिए पॉलिसीज कौन बनाएंगे, या हमारे लिए कानून कौन बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम अपना एक पावर जो है जिसे हम वोटिंग पावर कहते हैं, वो पावर हम अपने मिनिस्टर्स को देते हैं जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, और फिर वही लोग जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और फिर वही हमारे लिए कानून बनाते हैं या हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो कंट्री को डेवलप कैसे करना है वो सारा विजन लेके आगे जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, बिकॉज वी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी कंट्री में कौन कौन से डिसीजन होते हैं वो लोग करते हैं। इसी वोटिंग राइट्स के बारे में हम थोड़ा बाद में भी देखेंगे, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं वोटिंग राइट या वोटिंग पावर, जो हमारा पावर है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो पावर हम किसे देते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव, या हम जिसे कह सकते हैं हम जिसे इलेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे एरिया के एमपी या हमारे एरिया के एमएलए जो हम लोग इलेक्ट करते हैं। इट मींस हमारा जो वोटिंग पावर है हम उन्हें देते हैं। जो हमारा पावर है वो यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं, वो हमारे लिए ही यूज करते हैं। वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे नए नए कानून बनाते हैं, या हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग थ्रू द पार्लियामेंट इनडायरेक्टली वी ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग और बाद में देखेंगे। दूसरी चीज इसमें कौन सी है, पार्लियामेंट में और क्या होता है, पार्लियामेंट में होता है कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। देखिए अब कंट्रोल कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में हम लोग जो पहले डिस्कशन किया था कि हमारे पास में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, या हम कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा के अंदर ही बनती है, क्योंकि लोकसभा के हम पार्लियामेंट में जो इलेक्ट मेंबर आते हैं वो आते हैं, और एक तरह से गवर्नमेंट है वो लोकसभा में बनती है। और लोकसभा के अंदर भी ये दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है रूलिंग पार्टी एंड एक होता है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो है जो गवर्नमेंट बनाती है या हमारे लिए काम करती है,
देन जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हम उनको काउंट करते हैं अपोजिशन पार्टी में। और अपोजिशन पार्टी क्या करती है, हमेशा रूलिंग पार्टी को ऑब्जर्व करती है कि व्हाट दे आर डूइंग, वो अच्छे काम कर रहे हैं या वो पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे रूल्स बना रहे हैं जिससे कि पब्लिक को प्रॉब्लम होगी या कंट्री को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है या इन फ्यूचर ये बहुत गलत होने वाला है। तो वो लोग हमेशा अपोजिशन से उसका अपोज करते हैं, उनको थ्रू द रैलीज या फिर आजकल जो मीडिया में चल रहा है थ्रू द न्यूज़पेपर्स है या टेलीविजन से, वो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, वो उस एरिया में वो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सारा काम अपोजिशन वाला करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा चीज होता है वो पार्लियामेंट में होता है। तो इस वजह से पार्लियामेंट में एक तरह से गवर्नमेंट को अंडर कंट्रोल भी रखा जाता है कि गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करे और किसी भी गलत तरीके के हिसाब से काम ना करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, इट इज सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। हर एक कंट्री में पार्लियामेंट होता है, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही पार्लियामेंट है। ये जो पार्लियामेंट है वो हर कंट्री में होता है, जहां जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है या जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर एक पार्लियामेंट होता है। और उस पार्लियामेंट के अंदर हमेशा जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होकर आते हैं, मींस वोटिंग थ्रू द वोटिंग इलेक्ट होकर आते हैं, जिसमें वहां के जो लोकल लोग हैं वो उनको वोट करते हैं, वोट के बाद वो इलेक्ट होते हैं, देन दे गो टू द पार्लियामेंट और फिर वहां पर वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है दैट इज सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वोटिंग राइट्स, लोगों को वोटिंग का राइट, मींस अपना जो रूलर है वो खुद बनाने का अधिकार होता है, वो होता है थ्रू द वोटिंग्स। और ये चीज होती है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी कब होगी, जब हमारे पास में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हमारे पास में इलेक्टिंग ऑफ मेंबर सिस्टम होगा, ये सारा सिस्टम है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में डेमोक्रेसी है। जैसे कि आज वर्ल्ड के लगभग हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है, ऐसी बहुत कम कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वरना आज इंडिया की पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर जगह डेमोक्रेसी है। उनके पास में पार्लियामेंट्स है और उनके जो पार्लियामेंट्स के नाम है वो उनके लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से, जैसे हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसे हम कहते हैं संसद। उसी तरह से अगर हम लोग अमेरिका में जाएंगे तो वहां की जो पार्लियामेंट है उसे कहेंगे कांग्रेस। इसी तरह से अगर हम रशिया में जाएंगे तो वहां कहेंगे डूमा। तो अलग अलग वर्ड्स है वो अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें डेमोक्रेसी है। और ये तीन इंपॉर्टेंट मेन चीजें जो हम लोग देखते हैं। एक बार हम और देखते हैं, हम लोग पार्लियामेंट इसलिए चूज करते हैं कि हम लोगों को जो डिसीजन मेकिंग है, जो हमारा राइट है या हम बना सकते हैं, वो हम उसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रखती है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। एंड द नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज आल्सो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर डेमोक्रेसी के तरीके से ही काम होता है वो चीज है पार्लियामेंट। तो ये इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन है या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम अब इसके नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, लेकिन कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले इस चैप्टर के दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके साथ में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। जैसे बार बार वर्ड आता है कि रिप्रेजेंटेटिव क्या है या ये वोटिंग राइट्स क्या है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा वो है वोटिंग राइट्स। हर एक इंसान को या हर एक आदमी को, चाहे वो मेल है, फीमेल है, वो अमीर है, गरीब है, वॉट एवर ही इज, उसके पास में वोटिंग राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, अब देखिए वोटिंग राइट क्या होता है, हमें कैसे मिलता है। ऑटोमेटिकली अगर हम इस कंट्री के सिटीजन हैं या हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे पेरेंट्स इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली जैसे ही हम 18 साल के होते हैं, 18 ईयर्स होते हैं, वी आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग्स, हम लोग वोटिंग राइट्स हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसकी एक छोटी सी जो फॉर्मेलिटी है वो ये है कि जैसे हम 18 साल के होते हैं, हमें हमारे उस एरिया में जो BLO होते हैं, जिसे बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं, या ज्यादातर ये जो काम है वो स्कूल टीचर्स को दिया जाता है, जो उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स होते हैं। हमें उनके पास में जाके हमारा एक फोटो, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसको फॉर्म को फिलअप करने के विदिन 6 मंथ्स हमें हमारा एक ID कार्ड मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं वोटर ID कार्ड। वो हमें ऑटोमेटिकली थ्रू द गवर्नमेंट, ये भी हमारा राइट है, नोबडी कैन स्टॉप अस, इसे ना तो कोई रोक सकता है ना हमें कुछ छीन सकता है। तो वो एक चीज हमें मिल जाता है वोटिंग राइट्स। तो उसके थ्रू क्या है, जो हमारा वोटिंग कार्ड है उसके थ्रू, उसका मतलब ये है कि हमारा जो नाम है वो इंडिया की जो वोटर्स लिस्ट है उसमें रजिस्टर हो गया है और नाउ वी आर आल्सो द मेंबर ऑफ वोटिंग्स 18 साल के बाद में, या हम 18 साल के हो गए तो ये हमारा वोटिंग राइट मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी पसंद की गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है, हम कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं, हमारा जो एरिया का जो मिनिस्टर है वो कैसा होना चाहिए, वो सारा का सारा चीज इस वोटिंग राइट में डिपेंड करता है। जब हम हमारे एरिया में इलेक्शन
इलेक्शन होता है, जैसे कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो जब इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन के दौरान हम हमारा एक मिनिस्टर को चुनते हैं। उस मिनिस्टर को हम लोग कुछ नामों से बुलाते हैं। वैसे तो कॉमन नाम बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड नाम है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट मीन्स वो जो मिनिस्टर है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने एरिया में वो चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एक जो कॉमन नाम है वो हम कह सकते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग हमारे स्टेट की बात करें तो हम उसे कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हम इसे कॉमन नाम कहते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नाम है वो है रिप्रेजेंटेटिव। अब हम अपने एरिया में क्या चीज चाहते हैं, हम अपने एरिया में कौन सा डेवलपमेंट चाहते हैं, किस तरह की एजुकेशन चाहते हैं, किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी, जो सारी फैसिलिटीज हम क्या चाहते हैं, वो सारा का सारा हमारी जो चीज है वो ये एमएलए या एमपी हमारे रिप्रेजेंट करता है। कहां पर करता है, वो पार्लियामेंट में करता है। जब वो पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारे एरिया की इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, कौन कौन सी चीज की कमी है और कौन कौन सी चीज और ज्यादा होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और उन्हें एमएलए या एमपी भी कह सकते हैं। और उन्हें कौन चुनते हैं या कौन बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं थ्रू अवर वोटिंग राइट्स। और हमारा जो वोटिंग राइट्स में कहां मिलता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी की सारी चीजें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आता है एक चीज और, वोटिंग राइट्स कैसे होता है या वोटिंग कैसे होता था। अगर हम देखें कि आज से काफी साल पहले वोटिंग कैसे होता था, हमें एक सिंपल सा पेपर मिलता था जिसे हम कहते थे बैलेट पेपर। उस बैलेट पेपर को हमें मिलता था, उसके ऊपर काफी सारे नाम लिखे होते, जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके नाम लिखे होते थे, उनके आगे उनका सिंबल लिखा होता है। जैसे कि आज कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम लोग बीजेपी लेते हैं तो उनका एक कमल का फूल सिंबल है, अगर हम लोग कांग्रेस लेते हैं तो उनका जो हाथ का निशान है वो उनका सिंबल है। तो वैसे ही काफी सारी जो पार्टियां हैं हर एक का अपना एक सिंबल होता है। अब सिंबल भी होता है और नाम भी होता है, दोनों चीज होती है। इनके पीछे कारण ये है, जो लोग एजुकेटेड है वो नाम पढ़ के अपने पसंद का जो कैंडिडेट है उनके ऊपर वोट दे सकते हैं, लेकिन जो लोग अनएजुकेटेड है वो हमेशा उस सिंबल को फॉलो करते हैं कि मुझे इस सिंबल के आदमी को वोट देना है, तो इसलिए उसका सिंबल देते हैं और सिंबल के ऊपर फिर वोटिंग दिया होता है। सो पुराने समय में एक बैलेट पेपर होता था, उसके ऊपर नाम और सिंबल्स होते थे, हमें इस पर जो स्टैंप लगानी है जिसपे हमें वोट देना है उसको फोल्ड करके फिर हम बैलेट बॉक्स में डालते थे। ये एक सिस्टम होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, जब भी इलेक्शन होते थे तो आप सोचिए कितने सारे बैलेट पेपर्स बनते थे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे पेपर्स कहां से बनेंगे, इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं पेड़ों से। तो कितने सारे पेड़ों की कटिंग होती थी या कितने सारे पेड़ों का वेस्टेज होता था, क्योंकि उनकी बैलेट पेपर बनाना, स्टैम्प करना और फिर उसको बॉक्स में डालना, फिर सारे के सारे बॉक्स एक तरह से काउंटिंग सेंटर पे जाना, फिर वहां पर उन बैलेट पेपर को खोलना, फिर उनकी काउंट करना, हर एक बैलेट पेपर को काउंट करना, ये कौन सी कैंडिडेट का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये उसका है, सारा का सारा काउंटिंग करना। और इसमें इतना टाइम लगता था कि कई बार रिकाउंटिंग करनी पड़ती थी। अगर किसी को डाउट है कि नहीं मेरा काउंटिंग ढंग से नहीं हुआ है तो सारी की सारी रिकाउंटिंग होनी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो काफी साल पहले चलती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हम कह सकते हैं हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में एक नया चीज आया जिसे हम कहते हैं ईवीएम। ईवीएम, इसका जो फुल फॉर्म है वो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी शायद आपने देखा होगा, एक तरह का बॉक्स होता है, उस बॉक्स में सेम वही बैलेट पेपर वाला है सब, यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, उसके आगे उनका सिंबल होता है और सिंबल के आगे एक छोटा सा बटन होता है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सा एक डायग्राम बनाऊं तो जैसे यहाँ पर इनका नाम होगा, यहाँ पर इनके सिंबल और यहाँ पर एक बटन होता है। जिस कैंडिडेट को हमें वोट देना है हम खाली उस बटन को एक बार प्रेस करना होता है और जैसे ही हम प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो वोट है वो थ्रू द कंप्यूटर काउंट हो जाता है और काउंट होने के बाद में वो उसको मेमोरी में चला जाता है और जैसे जैसे वोटिंग चलता रहता है वो वोट्स काउंट होते रहते हैं थ्रू आउट द डे, पूरा का पूरा दिन चलता है। और जब भी काउंटिंग का डे आता है एक तरह से पूरा सिस्टमेटिक या कंप्यूटराइज कर सकते हैं, जैसे ही पूरा का पूरा काउंटिंग होता है हम विद इन फ्यू मिनट्स उस बैलेट बॉक्स में या उस ईवीएम मशीन में कितने वोट किस कैंडिडेट्स को पड़े विद इन फ्यू मिनट्स आराम से हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो वोटिंग की जो काउंटिंग है वो हम एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वही आज से काफी साल पहले काउंटिंग में कम से कम 4-5 दिन लग जाते थे क्योंकि इतने सारे बॉक्सेस होते थे, उनको काउंट करना, उनको सब चीजों को अलग करना, ये काफी सारी प्रॉब्लम होती थी। तो जो ईवीएम जो है वो हमारे इंडिया में लगभग पहली बार यूज की गई 2004 में।
2004 में स्टार्ट की गई कुछ कुछ एरियाज में, फिर धीरे धीरे ईवीएम मशीन और बनने लगी और आज की डेट में हम पूरे के पूरे इंडिया में किसी भी टाइप का जो वोटिंग होती है वो हम ईवीएम मशीन यूज करते हैं। वो ईवीएम मशीन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मेनली इट इज बेनिफिट फॉर टू थिंग्स, एक तो पेड़ों की बचत होती है या पेपर का जो वेस्टेज है वो कमी होती है, और दूसरा टाइम की भी बचत होती है कि थ्रू द टाइम हम प्रॉपर तरीके से अपना काम कर लेते हैं ईवीएम मशीन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ में डिस्कशन करने की कोशिश की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वोटिंग राइट्स क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, और आजकल हम लोग जो वोटिंग से जो भी सारी चीजें वो ईवीएम मशीन से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अपने वापस वही मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारी पार्लियामेंट क्या है, जो हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे भी हम इससे पहले चैप्टर में पार्लियामेंट का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या क्या काम करते हैं वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम बारी बारी से दोबारा थोड़ा सा डीपली इनको देख लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। सबसे पहला है लोकसभा। लोकसभा जैसे हम कहते हैं, इसका एक और नाम है वो है लोअर हाउस। लेकिन है तो ये लोअर हाउस, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में सबसे स्ट्रांग कह सकते हैं या सबसे मजबूत सदन कह सकते हैं, मजबूत हाउस कह सकते हैं, और ये काफी शक्तिशाली भी है। अब शक्तिशाली क्यों है इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा के अंदर ही गवर्नमेंट बनती है। हमारी जो भी गवर्नमेंट आज बनी है और जो भी गवर्नमेंट बनेगी इन फ्यूचर वो हमेशा लोकसभा में ही बनेगी। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं ज्यादातर वो सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो लोकसभा के जो मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 5 साल के लिए हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू द वोटिंग में हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। 5 साल के लिए वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और एज ए लोकसभा के मेंबर्स वहां पर रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं 5 साल। दूसरा पॉइंट, लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं? अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो हम लोग कितने लोगों को इलेक्ट करते हैं? 543 लोगों को हम लोग इलेक्ट करते हैं। पूरा का पूरा जो इंडिया है उस पूरे इंडिया में हम लोग कह सकते हैं 543 एरियाज है, उन एरियाज से ये लोग इलेक्ट होके आते हैं। एग्जांपल जैसे हम लोग अंडमान में भी रहते हैं तो हमारा जो अंडमान का जो एरिया है वो खाली एक एमपी के लिए, मींस 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। तो यहाँ से हमेशा एक ही एमपी इलेक्ट होके जाएंगे। कैंडिडेट्स तो चाहे कितने भी खड़े हो सकते हैं लेकिन जो इलेक्ट होंगे वो एक ही होंगे। इसी तरह से पूरे इंडिया के जो एरियाज है उनको 543 एरियाज भी कह सकते हैं, या एक और टिपिकल वर्ड है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें डिवाइड किया हुआ है। उसका मतलब सारे के सारे एरिया से इंडिया से इलेक्ट होके जाएंगे। फिर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो भी अपने तरीके से या वो अपने साइड से 2 ऐसे आदमियों को नॉमिनेट कर सकता है एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। इसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन या नॉमिनेशन। तो वो 2 और मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम लोग कह सकते हैं टोटली हमारे जो लोकसभा है उनका जो एक्चुअल फिगर है वो है 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। जो इलेक्ट होके आते हैं वो आते हैं 543 प्लस 2 है वो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो एज ए नॉमिनेट करते हैं अपनी साइड से लोकसभा में, और जो राउंड फिगर है वो ये है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। अगर 543 मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं तो गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? वो कैसे मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट कौन सी पार्टी को बनानी है, गवर्नमेंट कौन बनाएगा, एलिजिबल कौन है? क्योंकि वोट तो लगभग सब लोग जीते हैं या अपने अपने एरिया सब जीते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2 पार्टी है, एक है एक्स एक है वाई। 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद में इनके मेंबर्स आए हैं। मान लीजिए एक्स पार्टी है उसके 300 एमपीज इलेक्शन जीते हैं, दूसरी जो पार्टी है उसके मान लीजिए 243 एमपी इलेक्शन जीते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पर काउंटिंग ज्यादा होती है या जहां पर मेजोरिटी होती है वहीं पर ही पावरफुल चीज होती है। तो यहाँ देखिए एक्स पार्टी को 300 एमपी मिले हैं, वाई पार्टी को 243 एमपी मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए मेजोरिटी में कौन है, वो है एक्स पार्टी। इसका मतलब इनके पास में 300 एमपीज हैं, वो इलेक्शन जीत के आए हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्टी है वो मेजोरिटी में है या हम कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग साइड में है। अब नेक्स्ट चीज कौन सी है, इनको कौन कहेगा कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए? तो हमारे इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो ही हमेशा
जो पार्टी मेजोरिटी में होते हैं उनको एक तरह से ऑफर करते हैं कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए। एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज है। तो यहाँ में जो एक्स पार्टी के जो लीडर हैं वो आएंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे और वो ऑफर देंगे या ऑफर लेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और फिर ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और फिर जनरली जैसे आपको पता है जो एक लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं, फिर किसी को डिफेंस मिनिस्टर है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, किसी को रेलवे मिनिस्टर, वो उनका जो भी अपना जो तालमेल होता है उस हिसाब से लोग बनाते हैं। तो ये तो हो गई एक पार्टी जिसे हम लोग कह सकते हैं रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पर ये रूलिंग पार्टी का काम करते हैं। बाकी ये लोग जो बचे हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि ये भी तो इलेक्शन जीत के आए हैं, डेफिनेटली इलेक्शन जीत के आए, इनको भी कुछ काम करने का अधिकार है। तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट तो बनी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, तो ये जो बाकी जो मेंबर्स बने होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपोजिशन पार्टी में जाते हैं। अपोजिशन पार्टी मींस जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिट में रहेंगे, ये अपोजिट में काम करेंगे। जो भी रूलिंग पार्टी अपना कुछ भी काम करेगी, कोई भी नया डिसीजन लेके आएंगे, कोई भी नया रूल्स लेके आते हैं, तो वो रूल कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है, या फिर गवर्नमेंट जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है मान लीजिए वो किस एरिया में ध्यान नहीं दे रही है, मान लीजिए कुछ गरीबों के हिसाब से काम नहीं कर रही है, या किसी रेलवे में ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो ये जो अपोजिशन पार्टी है वो उस चीज को हाईलाइट करेंगे थ्रू द मीडियाज, थ्रू द न्यूज चैनल्स, उसको हाईलाइट करेंगे और वो कॉन्सेंट्रेशन करेंगे कि जो प्रेजेंट पार्टी है दे आर नॉट डूइंग वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स। तो एक तरह से उनको हाईलाइट करके उनको एक तरह से अटेंशन देंगे कि आप ऐसा काम करिए। तो अपोजिशन पार्टी का ये काम रह जाता है कि आप लोग इस कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इन चीजों पे काम करिए। तो ये लोकसभा का कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो यहाँ तो आप लोग समझ गए कि गवर्नमेंट कैसे बनी है, डायरेक्टली सीधा सा चीज है। कई बार एक और सिचुएशन आती है जो थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन आती है, जैसे कि इंडिया में है। अभी तो हमने खाली दो पार्टी के बारे में बात की है। इंडिया में आप देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे हम लोग कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो हम लोग खाली तीन पार्टी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक और ले लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, तीन पार्टी ले लेते हैं। जैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा पार्टियां हैं, तो सोचिए जो 543 जो मेंबर्स हैं वो अगर उनका जो एमपीज को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए मान लीजिए एक्स पार्टी इसको 200 एमपी इलेक्शन जीत के आए हैं, वाई के भी मान लीजिए 200 एमपी इलेक्शन जीत के आए हैं, और बाकी बचे 143। ये मान लीजिए जेड जो पार्टी है उसको जीत के आए हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, क्योंकि इसके पास में भी 200 एमपी है, इनके पास में भी 200 है, ये तो वैसे भी थोड़ा कम है, तो इनके पास में गवर्नमेंट बनाने का मतलब नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब ऐसी चीज में तो जनरली हम कह सकते हैं कि काफी तनाव होता है या आपस में लड़ाई भी हो सकती है कि गवर्नमेंट हम बनाएंगे ऐसे। इस वक्त क्या होता है कि दो सिचुएशन हो जाती है। इस वक्त ये जो पार्टियां हैं वो कोशिश ये करती है कि हमारे पास में और एमपीज आके जुड़े, कि हमसे किसी भी तरीके से और एमपीज आके जुड़े हैं। तो फिर होगा ये, जनरली ये चीज होता है कि ये जो एक्स पार्टी है या वाई पार्टी है, ये लोग जेड पार्टी से कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ में मिल जाइए, आप हमारे साथ मिलिए और मिलके हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर हम लोग मिलके काम करेंगे। तो या तो ये हो सकता है कि एक्स पार्टी और जेड पार्टी आपस में मिल जाए और फिर गवर्नमेंट बनाए, या फिर वाई पार्टी और जेड पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाए। इसका एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। मान लीजिए वाई और जेड पार्टी आपस में मिल जाते हैं, इनमें आपस में फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मिलके कितने हो गए 343 एमपी हो गए, लेकिन इसके पास में अभी भी 200 एमपी है। इसका मतलब अब देखिए मेजोरिटी में कौन आ गया, वाई और जेड मिलके मेजोरिटी में आ गए, तो इसका मतलब ये मेजोरिटी में आ गए। अब जो अगेन वही सेम प्रेसिडेंट है वो इनको एक ऑफर देंगे कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए। अगर दो पार्टियां मिलके या दो से ज्यादा पार्टियां मिलके अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उस गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है। आप देखिए कोalition गवर्नमेंट का जो एक चीज है, या हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित सरकार, मतलब अलग अलग पार्टियां आपस में मिश्र होकर बनाई है। अब इसका एक छोटा एग्जांपल आप देखिए, अगर आपने महाराष्ट्र में भी जो चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, अगर आपने महाराष्ट्र के चुनाव अगर आपने देखे थे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, ना तो बीजेपी बना पाई, ना शिवसेना बना पाई, ना फिर एनसीपी है या ना कांग्रेस बना पाई। तो उस वक्त क्या हुआ, ऐसे ही काफी एक महीने तक काफी प्रॉब्लम चली, और उसके बाद सिचुएशन ये हो गई थी कि शिवसेना एंड देन एनसीपी एंड देन कांग्रेस तीनों ने मिलके वहां पर गवर्नमेंट बनाई। तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र। इसका एक रिसेंटली छोटा सा ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा लोकसभा के बारे में डिस्कशन कर लिया है और गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में।
हालांकि लोकसभा जो है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन राज्यसभा का भी अपना एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इतनी पावरफुल नहीं है, या हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे पार्लियामेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राज्यसभा में क्या है, इसका थोड़ा सा अपोजिट चीज है। राज्यसभा में मेंबर्स कितने हैं? राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं 245 मेंबर्स हैं, जिसे हम लोग एमपी भी कहते हैं या मेंबर्स जो भी है एमपी कहते हैं। अब देखिए राज्यसभा का कभी भी वोटिंग्स जनरली नहीं होता है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज राज्यसभा के वोट हुए हैं और हमें वोट देने जाना है। इनकी जो वोटिंग है वो इनडायरेक्टली वोटिंग होते हैं। इसका मतलब जो भी एमएलएज हैं, हर एक स्टेट में जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में वोटिंग करके फिर इन मेंबर्स को चुनते हैं। इसका मतलब राज्यसभा के कभी भी जनरली वोट नहीं होते हैं, इनके वोट इनडायरेक्टली वोट होते हैं। और कितने सीट्स पर वोट होते हैं? लगभग 233 सीट्स। 233 सीट्स पर तो वोटिंग होती है। वो मिनिस्टर्स आपस में ही वोटिंग करते हैं, जितने भी एमएलएज हैं या जितने भी स्टेट्स के जो मिनिस्टर वो करते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको थोड़ा सा पावर ज्यादा है। वो अपने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। लोकसभा में तो खाली 2 ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को इसमें नॉमिनेट कर सकता है। और अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं तो फिगर आता है 245 फिगर। तो इसका मतलब 245 मेंबर्स हैं, 233 का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करता है। अब वो क्यों करता है नॉमिनेट, क्या जरूरत है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 12 मेंबर्स हैं वो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां काफी इंपॉर्टेंस रहता है। कौन सा बैकग्राउंड से? हम लोग कह सकते हैं 12 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, जो ऐसे आदमी है या काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो स्पोर्ट्स से काफी अच्छा नाम कमाया है, उन्होंने काफी एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इस मेंबर में जाते हैं। या फिर हम लोग कहते हैं आर्ट, जो पेंटिंग्स है, आर्ट है, या फिर डांस में इन्होंने क्लासिकल डांस, बहुत अच्छा डांस नॉलेज है, उनको काफी अवार्ड मिले हुए हैं, काफी उनको नॉलेज है। या फिर हम कहते हैं सिनेमाज में कह सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो हमारी चीज से लाइफस्टाइल से जुड़ी है, उन चीजों से रिलेटेड लोग ये राज्यसभा में जाते हैं। अब ये क्यों जाते हैं? क्योंकि ये लोग इतना इनका नॉलेज होता है अपने फील्ड का कि ये लोग कुछ नया चीज लेके आ सकते हैं फॉर द नॉर्मल पब्लिक। अभी अगर आपको एग्जांपल में बताऊं, सचिन तेंदुलकर आप सब जानते होंगे, ही इज द प्रेजेंट टाइम मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? बिकॉज ही हैज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिकेट और स्पोर्ट्स। तो वो शायद स्पोर्ट्स में आने वाले फ्यूचर्स के लिए कुछ नया चीज लेके आ सकते हैं राज्यसभा में। वैसे ही अगर आप देखेंगे एक फिल्म एक्ट्रेस है रेखा, शी इज वेरी फेमस, वो भी राज्यसभा की मेंबर है। वो इसलिए मेंबर है कि शायद उन्होंने जो सिनेमा जगत का उन्हें जितना नॉलेज है तो उसमें कुछ नया चीज या नई चीज एडवांस में लाके रख सकते हैं। तो इन चीजों का बेनिफिट ही मिलता है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस लोगों को मिलता रहता है, और हम लोग एक नई चीज, नया कानून लेके आते हैं थ्रू दीज नॉमिनेशन। तो ये राज्यसभा का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 5 साल का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल हुआ है 6 ईयर्स, 6 साल का, 1 साल ज्यादा है। अब 6 इयर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ चले गए। इसमें क्या होता है, हर 6 साल बाद 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं या उनका टेन्यूर कंप्लीट हो जाता है, और जितने टेन्यूर में जो होते हैं उनका दोबारा से इलेक्शन होता है और फिर रोटेशन चलता रहता है। इसका मतलब ये जो है कभी भी खत्म नहीं होते हैं, हमेशा हमेशा इनका इलेक्शन चलता रहता है। हर 2 साल बाद इलेक्शन होता रहेगा। 1/3 जो टाइम खत्म हो गया वो चले जाएंगे, फिर लोग नए आ जाएंगे और वो 6 साल तक अपना काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो एक तरह से रोटेशन टाइप चलता रहेगा, और इसे कहते हैं अपर हाउस। और ये जो रोटेशन चलता रहता है इसी वजह से इसे कहते हैं परमानेंट हाउस। इन 2 चीजों की वजह से परमानेंट हाउस कहते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द लोकसभास एंड राज्यसभास। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं या नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब हम एक जनरल छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि अब तक आप समझ गए कि पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अब हम क्या करते हैं, खाली 3 या 4 पॉइंट्स लेते हैं कि हम लोग समझ गए कि अब पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं, या हम लोग समझ गए फिर भी ऐसे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, पार्लियामेंट हमें क्यों जरूरत है? टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा हम पार्लियामेंट में बनाते हैं, पार्लियामेंट में बनती है। तो पार्लियामेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, मेक लॉज। जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हमेशा कानून बनता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ के कानून बनाते हैं। नेक्स्ट,
टू प्रिपेयर बजट। हमेशा लोकसभा के या राज्यसभा के अंदर बजट बनता है, हमारा बजट कहाँ पर हमें कितना पैसा खर्च करना है, एजुकेशन में कितना खर्च करना है, कौन सी एरियाज में कहाँ कितना खर्च करना है, वो बनता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो कंट्रोल एंड लास्ट पॉइंट बनता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल हम रखते हैं और उसको हम गाइड करते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज को गाइड करती है गवर्नमेंट को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पार्लियामेंट में होती है। इसी पॉइंट को मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ और इसके साथ ही हम लोग लेसन भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट में हमारी गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट हमारे लिए कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद में वो बजट भी बनाती है कि हमें कितना पैसा कौन से एरिया में खर्च करना है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखती है और वो हमें गाइड भी करती है गवर्नमेंट को कि किस ढंग से काम करना चाहिए। तो ये हमारा सारा का सारा जो चैप्टर था, मेन पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। इफ यू हैव टेक्स्ट बुक प्लीज रीड योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और अगेन हम छोटा सा एक और पीपीटी देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो हमने पॉइंट्स देखे थे वही कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और फिर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट पे कंट्रोल होता है एंड पार्लियामेंट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने पढ़े थे, जैसे कि वोटिंग राइट्स जो हमें हमेशा 18 साल के होने के बाद ही मिलते हैं। इफ यू आर 17 ईयर्स ओल्ड विल नॉट गेट द वोटिंग राइट्स, लेकिन 18 साल के बाद मिलते हैं। फिर हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिसे हम लोग MP या MLAs कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि काफ़ी चलन में चल रहा है, तो इसके बारे में भी काफ़ी फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हाट इज दिस। और पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने काफी डिस्कशन किया था और आज भी हमने काफी डीपली इसको पढ़ने की कोशिश की है। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिए। जैसे कि सबसे पहला, हमारे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है, कानून बनाती है, और प्लस वो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए बजट भी बनाती है। और बजट बनाने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हमारे लिए कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में ही गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है और गवर्नमेंट को गाइड भी किया जाता है कि आप लोगों को कैसे काम करना है। So students, thank you very much. I hope you understand the chapter.